कि गांधी जी इतने महान क्यों है, तो उनका जीवन आप देखोगे तो कितनी कम चीजों के साथ अपना जीवन यापन उन्होंने किया। जैसे कास्ट सिस्टम है हमारे देश में, तो ये अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया में। अम्बेडकर जैसे विद्वान, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। स्कूल में अध्यापक उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये अन्याय हो रहा है। भगत सिंह को आप जब भी देखते हो तो आप करेज को समझ सकते हो कि 23 साल का बच्चा तो शहीद हो गया। टैक्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्या क्या मामला? अगर टैक्स भरेंगे तो अच्छे रोड बनेंगे। लोग टैक्स से बचते क्यों हैं? डिपार्टमेंट में हम बिजनेसमैन को कुछ लोग ट्रीट करते हैं कि बिल्कुल चोर है, चोरी करते हैं। अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो फिर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? आजकल तो वैसे भी अगर कोई आम आदमी लोन ले रहा है तो उसमें ITR मांगते हैं अगर आप कुछ काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ रेड होगी, उसके बाद मेरे घर में बरकत होगी। तो आपकी IAS के अकॉर्डिंग फिर ट्रेनिंग हुई? अगर मेरा UPSC में सिलेक्शन हुआ और मैं IRS बन पाया तो उसका मेन कारण ही मेरा ऑप्शनल है। ऑल इंडिया टॉपर रहा मैं। 3 घंटे का पेपर होता था, मैं 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में निकल के आ जाता। पूरा दिन लाइब्रेरी के अंदर? पूरा दिन लाइब्रेरी के। तो टिफिन वहीं, ब्रेकफास्ट वहीं, डिनर वहीं। एक बुक है रोबिन शर्मा की, ये इतनी प्रभावशाली बुक है ना, मेरे सिलेक्शन का बहुत बड़ा क्रेडिट मैं इसको भी देता हूँ कि मीनिंगफुल रिलेशन ढूंढो। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया। बच्चे आधे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी मैं वीडियो सुनूं। आपको किसी से डर लगता है? जब मैंने कम पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मेरे माइंड में वो चीजें अपने आप लिंक बनाने लगी, नेटवर्क बन गया। कोई नॉर्मल एग्जाम्स की भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो कोई तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो प्रैक्टिकल एडवाइस आपके मन में क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। यूट्यूब पे दिनों रात दिन वीडियो देखते हैं और हार्ड वर्क से बचते हैं। हिंदी वाली बुक पढ़नी चाहिए या फिर इंग्लिश वाली? दिन में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ने की आदत डालो। जो 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 9th 10th के बाद क्या लें कि हमें नेक्स्ट हमारा फ्यूचर बनाने में हेल्प करे, उसके लिए आप क्या सजेशन करना चाहोगे बच्चों को? कुछ के पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियर बन जाओ, कुछ के पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ। और आजकल के माँ बाप को भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को जीने दो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। कुछ बच्चे बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मोबाइल से रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जो भी बच्चा जॉब के साथ अगर UPSC की तैयारी करना चाहता है तो पहले तो उसको सारे की सारी सोशल मीडिया की ऐप जो है वो डिलीट कर देनी चाहिए। यूट्यूब पे आप काम की चीज देखने जाओगे और जो काम की चीज नहीं है वो देख लोगे। तो मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन लेता रहता हूँ बच्चों के साथ, जिससे उनकी जो भी डाउट्स होते हैं मैं उनको दूर करता हूँ। हरियाणा में जो एग्जाम हुआ, 200 बच्चों के करीब सिलेक्शन हुए, 180 उनके स्टूडेंट रहे। मेरी सफलता मुझे क्यों मिली? क्योंकि मैंने लेस पे फोकस किया। लेस इज मोर। जस्टिस जो है, न्याय, वो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी इस चीज को समझता है। एक अच्छा इंसान भी बनता है लोग जो UPSC की तैयारी करने के बाद। हम इंडियंस को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा कलेक्शन है मोरल वैल्यूज का, मोरल कैरेक्टर्स का, जिनको हम देख के जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ जो आज जो पर्सन पॉडकास्ट के अंदर बैठे हैं वो बेहद ही खास हैं, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। और वैसे भी बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अमन बिसला जी, जो फिलहाल करनाल के अंदर एज ए DC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बैठे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आजकल जो ये महीना चला वो काफ़ी बीमारियों वाला है। हाँ राहुल, थैंक्स टू गॉड ग्रेस अभी तो ठीक है, बचे हुए हैं। ओके बचे हुए हैं अभी। सर, जैसे आप अभी इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर हो, लोग बहुत डरते हैं टैक्स से। टैक्स कुछ भरते हैं, कुछ नहीं भी भरते हैं। तो बहुत से मिथ हैं लोगों के बारे में कि टैक्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्या क्या मामला आपको लगता है? देखो, टैक्स तो भरने की ही चीज़ है। अगर टैक्स भरेंगे तो अच्छे रोड बनेंगे, आपकी घर में जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 24 घंटे रहेगी, आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। और लोगों के जो मिथ है ना, वो ये है कि भाई सिर्फ सैलरी वाले जो एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनको ही टैक्स भरना चाहिए। जबकि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सैलरी पे हैं या नहीं है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उन सबको टैक्स भरना चाहिए। और अगर उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं भरते हो, कल को आपको नोटिस आता है तो आप परेशान हो जाओगे फिर कि भाई नोटिस आ गया, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं कि मेरी 2 लाख रुपए इनकम है या 3 लाख रुपए इनकम है। तो इसलिए ये बड़ा मिथ है। लोग टैक्स से बचते क्यों हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट को एक शेयर देने वाली बात है कि मैंने कमाया, मैंने मेहनत की, मैं सरकार को क्यों दूं। अच्छा, लेकिन इसका एक कोर प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि हम सारे लोग मिलकर एक समाज की संरचना करते हैं।
और उस समाज के खर्चे उठाने के लिए जो सांझली चीजें हैं, ठीक है, उनको कौन, अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो फिर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अब पुलिस है, आर्मी है, इनकी सैलरी कौन देगा अगर मान लीजिए आप टैक्स नहीं पे करोगे? तो फिर तो राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के संचालन में कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। जो सरकार के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए या फिर समाज निर्माण के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो टैक्स से ही होता है टैक्स ही मेनली। होता है वो। जब भी तो लोग बोलते हैं कि ये हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। नेताओं को लोग बोल देते हैं। बिल्कुल क्या जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनका भी टैक्स कटता है? बिल्कुल, सबका सेट टैक्स कटता है। पूरे भारत में इक्वालिटी का सिद्धांत है। जो लोग, जो बिजनेसमैन है, जो इंडिविजुअल सैलरी ले रहे हैं, सबका ही टैक्स कटता है। बिल्कुल। जो आम लोग टैक्स भरते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास लोग ही हैं जिनको टैक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो हाई क्लास लोग उनके पास सीए रहते हैं अपने। तो जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए जो टैक्स का भरना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो ही लोग होते हैं जो सरकारी चीज़ों का भी लाभ उनको लेना होता है, और जो आम पब्लिक है, जो जो नौकरी करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए टैक्स कितना ज़रूरी है भरना? देखो, टैक्स अगर आप नहीं भरोगे तो अब डिपार्टमेंट जो है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी जो रीच है वो बहुत फैलती जा रही है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई आप व्हीकल खरीदेंगे, तो डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा। और अगर आपने टैक्स नहीं भरा होगा, अपनी इनकम नहीं बताई होगी, फिर आपके ऊपर उठेगा सवाल कि आपने टैक्स क्यों नहीं भरा। आप फिर ब्याज भी दोगे, पेनल्टी भी दोगे, फिर आपको जो है केस भी लड़ना पड़ेगा। तो जितना टैक्स नहीं बनता उससे कई गुना ज़्यादा आपको फिर फ्यूचर में मॉनेटरी लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको मेंटल पीस भी आपका खराब होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपना जो टैक्स है अपने सीए से डिस्कस करें, क्योंकि टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो हर आदमी उसको नहीं समझ सकता। आपका फ़र्ज बनता है कि आप जाएं अपने सीए के पास और उसको सारी डिटेल्स आप शेयर करें कि मेरी इतनी इनकम है, ये मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैं, और वो आपको हेल्प भी करेंगे कि जी आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएंगे, डिडक्शन मिल जाएंगे। नॉर्मली लोग बाद में जाते हैं, मैं कहता हूँ कि लोगों को पहले जाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कि जी मैं क्या करूँ, टैक्स की जो लायबिलिटी है उसको कम करने के लिए मैं क्या करूँ। बिल्कुल। बेसिक टिप्स इन लोगों के लिए क्या है कि आप जब टैक्स भरने जाओ तो बेसिक टिप्स क्या याद रखना चाहिए? बेसिक टिप्स ये है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम बीमार हैं तो हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ से दवाई लेके काम चलाएंगे। तो उनको सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, जितनी डोज और जो दवाई आपको चाहिए वो वही देंगे आपको। उसी प्रकार इनकम टैक्स है। हमारे यहाँ कल्चर है कि नहीं, कि हम सीए के पास नहीं जाएंगे, बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। तो जो लोग कमा रहे हैं उनको सीए की एक फीस है, साल में एक बार पे करनी है। वो 1000-2000 रुपये लेते हैं ITR भरने के लिए, लेकिन आपको आने वाले भविष्य में जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा लेते हैं। तो आपको उनके पास जाना चाहिए रेगुलरली, और उनकी सलाह जो वो दें उनको मानना भी चाहिए। आजकल तो वैसे भी अगर कोई आम आदमी लोन ले रहा है तो उसमें ITR मांगते हैं अगर आप कुछ काम कर रहे हो। लोन बेसिकली मैंने बहुत लोगों के यहाँ रेड किया हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ रेड होगी, उसके बाद मेरे घर में बरकत होगी। अच्छा, रेड होने के बाद बरकत होगी क्योंकि हम जो गलतियां करते थे, अब वो गलतियों का हमें पता लग गया कि यार ये गलतियां हैं। टैक्स चुराने में ना नुकसान ज़्यादा है तो फ़ायदा कम है। हमें अपने खुद के जो एम्प्लॉई है उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्या पता वही चोरी कर ले हमारी। और टैक्स पे करने के बाद हमें बैंक बहुत ईजिली लोन दे देता है, हमारी ग्रोथ होने में काफ़ी मतलब हेल्प होती है। इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात वो बोलते हैं कि हमें रात को चैन की नींद आती है। और हम गर्व से जब भी मीटिंग्स में जाते हैं, हमें कई बार फाइनेंस मिनिस्टर सम्मानित करता है, या लोकल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वो बुला के सम्मानित करते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। जो टैक्स देता है ना उसकी सरकार भी मतलब काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है, अप्रिशिएट करती है, और हेल्प भी होती है। बैंक लोन देना बड़ा उनके लिए ईजी हो जाता है बैंक के लिए। ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास जो मतलब पहले को टैक्स नहीं भरता था और आप रेट के बाद टैक्स भरने लग गए हो, वो मतलब कुछ अच्छा फील करता हो? देखो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा क्योंकि वो उनकी प्राइवेसी का कॉन्फिडेंशियल होता है हमारा, लेकिन जो है बहुत सारे लोग ऐसे मिले, टैक्स तो भरते हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरते हैं। कोई 200 करोड़ टैक्स भर रहा है, लेकिन उसको टैक्स की लायबिलिटी बनती है 500 करोड़ रुपए। तो उसने 200 से 400 करोड़ पे, 500 करोड़ पे वो धीरे धीरे मूव किया। तो सर जिस तरीके से आपकी लाइफ रही है, आप यहाँ पहुँचे, मैंने सुना आपने पहले वेटरनरी भी की है, वेटरनरी, और बेसिकली मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए कैसे, बचपन से लेकर कहाँ पढ़े आप,
किस तरह से आपने स्ट्रगल किया? तो मैं बेसिकली सफीदो एक छोटा सा टाउन है डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सफीदों से? हाँ, और मेरी पढ़ाई जो है बोर्न भी आपको वहीं हुआ? हाँ, मैं मेरा वैसे बोर्न तो मैं दूसरा गांव में, मेरा संध के पास जभाला गांव है, लेकिन मेरी पढ़ाई मोस्टली वहीं हुई है। ठीक है। और 11th 12th मैंने डीएवी थर्मल से की है, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। उसके बाद मैंने मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों मेरे पास थे 11th 12th में। तो मेरा रुझान जो है, क्योंकि मेरे चाचा ताऊ, मेरे मौसी, मेरे मामा सब गाँवों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबके पास गाय भैंसे हैं। तो उन्होंने मुझे पिच किया कि वेटनरी डॉक्टर जो है ना, बढ़िया काम है, आप जल्दी से डिग्री कर लो और फिर जो है आपको नौकरी सरकारी पक्की मिल जाएगी। तो जब 12th क्लास का बच्चा मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने वेटरनरी किया? हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब ही मतलब एक मेरा मेन कारण रहा। तो अब गवर्नमेंट जो कॉलेज थे उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो मैंने क्योंकि कोचिंग नहीं की थी और मैं पढ़ने में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था, तो उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि कोई प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान के अंदर भरतपुर में, अब वहाँ से आप पढ़ाई कर लो। तो मैंने फॉर्म भर लिया, मेरे दोस्त ने भरा, पर वो एन टाइम पे वो चला गया कोचिंग करने के लिए दिल्ली। अच्छा। किसी तीसरे दोस्त के साथ मेरे को अकेला छोड़ दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मुझे बड़ा बुरा भी लगा कि यार उन दोनों ने तो अपनी कोचिंग कर ली स्टार्ट, और मैं तो यहाँ रह गया। तो मैंने पापा को कहा कि मैं तो अब प्राइवेट में ही करवा दो मेरा। वहाँ छोड़ दिया फिर आपने वो कोर्स? नहीं, मैं को प्राइवेट कोर्स में चला गया ना। अच्छा। राजस्थान में मैं भरतपुर में अपनी डिग्री करने के लिए चला गया, और वहाँ फिर जब मैंने पढ़ाई की तो थोड़ा सा गुस्सा भी था दोस्त के प्रति, और थोड़ा सा क्योंकि 2 लाख की फीस थी, मैनेजमेंट कोटे से मेरा एडमिशन हुआ, तो बड़ा दुख भी हुआ कि भाई टीचर है मेरे दोनों पेरेंट्स, उनके लिए 2 लाख रुपए बड़ी 2008 की बात है, बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने बड़ा अपना छोटी छोटी चीज़ों में ना, पता ही है आम आदमी कैसे अपने बड़ी बच्चों के लिए फीस के पैसे जुटाता है। मुझे बड़ा गिल्ट हुआ, मैं सच बताऊं आपको, वो गिल्ट मान लो, कुछ गुस्सा था थोड़ा सा। तो मैं एक मीडियोकर मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा मैं 11th 12th तक भी, और मैंने फिर फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत की। तो आप घर से बाहर जाते हो, एक तो घर वालों की याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है सर, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। हाँ, तो एक तो याद आती थी, तो उस एनर्जी को मैंने चैनलाइज किया कि मैं पढ़ूंगा सुबह शाम। और मैंने खूब मेहनत की, पढ़ाई अच्छे से की। तो जब कोई भी बच्चा क्लास में अगर अच्छे से पढ़ता है, सिंसियर होता है, तो उसके टीचर्स हैं, मेरे वहाँ डीन हुआ करते थे, वो भी बड़ा मुझे मतलब तारीफ़ करते थे मेरी, मुझे काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने कि भाई इतना काबिल बच्चा, क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी ठीक आए, 95, 90, 96 उस समय, मतलब उस समय फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर के हुए मेरे एग्जाम, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी यही रहा। तो टीचर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया, कहा कि भाई आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो, प्राइवेट कॉलेज में क्या कर रहे हो, आप कहीं MBBS क्यों नहीं किया आपने। तो उन्होंने मुझे ये कहना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे ना अब यहाँ से छोड़ने दो और मेरा कोटा में एडमिशन करवा दो। मैं 1 साल तैयारी करना चाहता हूँ, शायद मैं किसी UPSC की नहीं MBBS के लिए, MBBS की, शायद मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। ठीक है। पापा ने कहा कि अब 1 साल तो तेरा हो गया, 2 लाख रुपये हमने भरी, 2 लाख तो भर दिए, अब बचे में तेरे 4 साल, जिनमें से भी एक इंटर्नशिप होती है 6 महीने की, तो तू कर ले अभी इस डिग्री को, फिर बाद में कुछ कर लेना। ठीक है। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन वहीं ले लिया, पर फिर दिल में एक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बन गया। उन टीचर्स का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम ले सकते हो उनका आप अगर? AK पुरोहित मेरे डीन हुआ करते थे, वो तो मुझे ऐसे बेटे की तरह रखते थे ना, ऐसे मतलब मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे अपने घुमाते थे। कई बार कैसे कॉलेज में आप घूम रहे होते हो, तो बड़ा मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि हम एज ए पर्सन हम अप्रिशिएट करना भूल गए। तो बच्चे के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है। किसी ने अप्रिशिएट अगर किया, किसी ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया था, एक्चुअली मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जब मैं तैयारी करने के लिए 1 महीना मैं चंडीगढ़ गया था, जस्ट 12th क्लास के पेपर देने के बाद, उन्होंने कहा कि तेरा होगा नहीं इस साल, ये बोल दिया। कोई रिलेटिव थे। तो यार उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मतलब मेरे को जो हेलिक्स में पढ़ता था, वहाँ जो टीचर थे ना, वो बोलते थे कि बड़ा मेहनती बच्चा है, निकाल लेगा। मैंने बहुत मेहनत की है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, वहाँ भी 1-1.5 महीने की क्रैश कोर्स था वो, पर रिलेटिव ने कह दिया कि तेरा नहीं होगा इस साल, 1 साल तो ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब उनकी कोई नेगेटिव मंशा नहीं थी, उनको लगा होगा कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, पर ना वो नेगेटिव वर्ड जो थे उनके, सेंटेंस था ना, उसने इतना दिल तोड़ दिया कि मैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ, फिर मेरा जो मैंने बताया ना आपको कि यार गवर्नमेंट होगा नहीं अपना, प्राइवेट चल। हाँ, तो फिर वो फर्स्ट ईयर में जब टीचर से तारीफ की, तो वो चीज फिर जो है आप देखो मेरे लिए कितना पॉजिटिव बन गया। मोटिवेशनल काम कर रही है। पापा ने मना कर दिया,
टीचर्स मोटिवेट कर रहे हैं, जोश भरा हुआ है। अब उस जोश को कहाँ चैनलाइज किया जाए? उस जोश का जो फिर अपना रास्ता mind- निकला, हाँ। यूपीएससी की तैयारी। थर्ड ईयर में एक टीचर आए, डॉक्टर जितेंद्र। ठीक है, वो यूपीएससी की तैयारी क्या करते थे, साथ में ही। वो कॉलेज में, वो मैं पढ़ाते भी थे और तैयारी भी करते थे। ठीक है। तो पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे टीचर आए हैं, वो कोई यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं। उस समय यूट्यूब तो था नहीं, जियो तो आया नहीं था। कब की बात है ये? ये बात है 2011-12 की। 11, हाँ, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। तो उनके बारे में जब पता लगा तो उनसे मिलने पहुंच गया मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ मैं तैयारी करता हूँ। मैंने पूछा क्या होता है सर ये? मुझे कुछ भी नहीं पता था, उस समय यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता कुछ था नहीं आपको? जानता था मैं। तो आईएएस एग्जाम पोर्टल करके एक वेबसाइट हुआ करती वैसे थी। एक बात हो रहा है सर, यूपीएससी के बारे में यूट्यूब क्रांति के बाद बहुत ज्यादा बच्चों को पता लगा है। पहले इसके बारे में आमतौर पर इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल अवेयरनेस थी। हाँ। तो 2011 में शायद या 12 में यमुना नगर की लड़की थी, उनका नाम भी स्लिप कर रहा है, वो उन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया था, वो आईएएस बनी थी हरियाणा से। हरियाणा से। तो अब अपने आसपास का कोई बच्चा बनता है ना, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं तो बड़ा कुछ मतलब मोटिवेशन और मिलता है। तो उन सर से मैंने सारी बेसिक बातें जान ली। उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई पब ऐड करके सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो ले लेना। मैंने कहा सर मैं तो वेटनरी में टॉप पर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी टॉप पर रहा हूँ, मैं तो बड़ा ये लूँगा। बोले नहीं इसमें बहुत कम बच्चे लेते हैं और इसमें मार्क्स नहीं आते, इसलिए इसको मत लेना। तो एक उन्होंने ये नेगेटिव भर दिया मेरे बारे में, मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, अच्छा। क्योंकि मैं अपने वेटनरी में इतना मतलब कॉन्फिडेंट था अपने सब्जेक्ट को लेकर। 3 घंटे का पेपर होता था, मैं 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में निकल के आ जाता था। बहुत रेयरली कोई ऐसा दिन गया होगा, चाहे इंटरनल एग्जाम रहे हो एक्सटर्नल, कि मैं 1.5-2 घंटे के बाद बैठा हूँ। मेरी स्पीड भी थी, मेरी कमांड थी, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे, और मैंने बहुत मेहनत की। मैं 4-5 साल राहुल मैंने दिल लगा के मेहनत की, रगड़ के अपने आप को, मतलब पसीना बहाया, खून बहाया, मतलब ऐसी इतनी मेहनत की है मैंने। रात को 2-2 बजे उठ के मैं पढ़ता था। तो उसने मेरी लाइफ में ना उस सब्जेक्ट के प्रति इतना प्यार भर दिया, मेरी नॉलेज बना दी, उसने मेरी नींव भर दी। अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ और मैं आईआरएस बन पाया तो उसका मेन कारण ही मेरा ऑप्शनल है। ऑल इंडिया टॉप पर रहा मैं, 315, 316 मेरे इतने मार्क्स आए 500 में से, और ये बहुत रेयर है। नॉर्मली लोगों के आते हैं 250 से 300 के बीच में। ठीक है। तो इसने मेरे को काफ़ी बूस्ट दिया। इसका कारण क्या रहा कि मैंने कॉलेज टाइम में इस सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत की थी। तो बस इसके बाद फिर मैंने जैसे बताया आपको, टीचर्स ने कहा कि भाई तू तो काबिल लड़का है और तू कुछ बड़ा कर, यहाँ कहाँ फंस गया है। तो वो बड़ा फिर एमबीबीएस ना हो गया। फिर मैंने ठाना कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। फिर वहाँ से मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट करी। तो तैयारी कहाँ करी स्टार्ट आपने? कॉलेज टाइम में मैंने बताया आपको कि मैं पढ़ने लग गया था थोड़ा थोड़ा। एनसीईआरटी की बुक्स जो है मैंने वो स्टार्ट कर दी 6th क्लास 7th क्लास की। और उसके बाद मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग ली। 2013 में मैंने अक्टूबर के बैच में एडमिशन लिया। मेरी डिग्री तभी हुई थी और 14 तक मैंने वहाँ तैयारी की। उसके बाद 2016 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा 3rd अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हुआ था। 16 वाले में? 16 वाला में। तो 15 वाले में कितना आपका रैंक आया था? 15 वाले में सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। 14 का पेपर दिया मैंने, मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस नहीं हुआ। 15 का दिया, उसमें भी मेंस तक ही रहा मैं, इंटरव्यू नहीं आया मुझे। 16 में मुझे इंटरव्यू की कॉल आई और मैं सिलेक्शन भी हो गया मेरा 315 रैंक के साथ। 315 रैंक के साथ। तो उसके बाद फिर आपने कहाँ ज्वाइन किया था? आईआरएस? उसके बाद उसमें आईआरएस ही ज्वाइन किया था? आईआरएस ज्वाइन किया मैंने। उसके बाद हमारा एनआईडीटी है नागपुर में, एकेडमी है, अच्छा, वहाँ ज्वाइन किया। तो उसमें एक और पेपर दिया मैंने, 17 वाला पेपर फिर दिया। अच्छा। पर उसमें मेरी इतनी रैंक आई 314। तो किस्मत में ही लिखा था कि वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ही जाना है इसको, वो एग्जैक्ट सेम रैंक आई। फिर मैंने ये रैंक के अकॉर्डिंग होता है कौन से डिपार्टमेंट में आप जाओगे? हाँ। ओके, तो आपको आईआरएस मिला? रैंक और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। जनरल कैटेगरी जैसी थी मेरी, तो उसमें इतनी रैंक में आईआरएस मिल जाता है। तो आपकी आईआरएस के अकॉर्डिंग फिर ट्रेनिंग हुई? हाँ, ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है वो ट्रेनिंग। 16 महीने की ट्रेनिंग होती है और आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग से वो बिल्कुल अलग ट्रेनिंग, बिल्कुल अलग होती है वो। आपने आपकी जर्नी को देख के लगता है ना जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जब आप पढ़ते थे। अब जब आप पढ़ते थे उस समय आप 4-5 घंटे पढ़ते थे, तो आप रूटीन पढ़ना क्या रहता था? देखो जो स्ट्रगल तो अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी बहुत बड़ी नहीं मानता, क्योंकि स्ट्रगल तो मैंने ऐसी ऐसी देखी हैं। क्योंकि पहले लगता है बड़ी स्ट्रगल है मेरी, लेकिन जब आप पहुंच जाते हो ना आईआरएस, वहाँ पे और आपके साथ 150 बच्चे हैं, उनकी लाइफ को आप देखते हो ना। फाइनेंशियल सपोर्ट थी, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। फाइनेंशियल सपोर्ट थी, मेंटरशिप नहीं थी, नो डाउट, वो मैंने खुद से किया है।
लेकिन किसी का कोई रिक्शा वाले का बच्चा बन के आ रहा है, कोई सिंगल मदर है वो बन रही है, तो उनकी लाइफ की स्ट्रगल और भी मतलब मजबूत थी। अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब बहुत मोटिवेट करने वाली स्ट्रगल्स थी। तो मेरा जो शेड्यूल रहता था जब मैंने सिलेक्शन किया, मैं आपको उसी साल के बारे में बताऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जो फेलियर वाला ईयर है उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का पॉइंट नहीं बनता, बच्चों को सीखने को उसी से मिलेगा। तो मैं सुबह 6 से 7 के बीच उठ के जो है ना तैयार हो जाता था, और लाइब्रेरी में, दिल्ली में लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, और लाइब्रेरी में गया, वहाँ मैं रात को आता था 11 से 12 बजे के बीच। पूरा दिन लाइब्रेरी के अंदर? पूरा दिन लाइब्रेरी के अंदर। तो टिफ़िन वहीं, ब्रेकफास्ट वहीं, डिनर वहीं। ओके। ठीक है। तो बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना होता तो बाहर वॉक करता था। अगर थोड़ी सी नींद आ गई है, बीच में नैप ले लेते थे, आराम से हेड डाउन किया, वहाँ पर सो लिए। ये जो सोने वाला टाइम होता है ना, जो नैप डाउन करने का, बैठ के जो लोग सोते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो 10 से 15 मिनट का ही होता है बेसिकली। उससे माइंड रिफ्रेश होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। और उसके साथ मैं मेडिटेशन भी करता था। और एक बुक है रोबिन शर्मा की, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये इतनी प्रभावशाली बुक है ना, मेरे सिलेक्शन का बहुत बड़ा क्रेडिट मैं इसको भी देता हूँ। इसने बहुत सारी आइडियाज़ को, बहुत सारी बुक्स के आइडियाज़ को ना छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके 3-3, 4-4 पेज की बुक बनाई हुई है। ठीक है। आप रैंडमली कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ देर में, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट मैं मेडिटेशन करता था बीच में ही। तो मैंने अपने थॉट्स को, मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें, उनको मैंने बहुत कोशिश की उनको रोक दूं मैं। तो यही कुछ कारण रहे जो मेरी एफिशिएंसी बढ़ा देते थे। जैसे आपने बताया नैप, मेडिटेशन और ये बुक पढ़ना। बुक से तो पढ़ने के बाद आपको मोटिवेशन आ जाता है एकदम से। जो उसमें एक चीज और आपके साथ सही रही होगी, उसमें इतना सोशल मीडिया और ये वो नहीं था। उस समय आ गया था 16 वाले अटेम्प्ट में ना, यूट्यूब आ गया था। तो यूट्यूब पे हम टॉपर्स की वीडियो में दिखता था। आपके सब्जेक्ट से ही, मतलब आपके विषय से ही? हाँ, जो यूपीएससी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी स्ट्रेटेजी को। पर बहुत सारे गुरु नहीं बनाए मैंने किसी एक कुछ रोमन सैनी थे, वो बड़ा फेमस थे उस समय, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी, उनकी जो टेक्निक थी, उनके जो तरीके थे, जो मुझे समझ में आए, मैंने कुछ फॉलो कर लिए। आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया एक्चुअली में आज के दिन तो इतने ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने ज़्यादा यूपीएससी के टॉपर्स की वीडियो, पॉडकास्ट इतना भर गया है ना पूरा इंटरनेट। बच्चे आधे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी मैं वीडियो सुनूं। ओके, कोई एक कैसे चूज करूं मैं? कैसे मैं चूज करूं? तो वो कोई एक आपने उसमें कैसे चूज किया फिर, या आप वीडियो देख के ही? बस मेरी आदत क्या थी भाई, ऐसे ही नोट्स और ये जो वीडियोस हैं, कोई भी एक आप सुन लो, उस ज़्यादा करें तो एक और सुन लो। अगर थोड़े से आपको कनेक्ट कर रहे हैं ना आप उनके वैल्यू सिस्टम से या उनके तौर तरीकों से, तो आप उसको फॉलो करो। फिर आपको बड़े मन को ठहराना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसके ऊपर 10 बुक्स हैं, उसके बाद 10 कोचिंगों के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अलग हैं बच्चों के। तो आप अगर राजेंद्र नगर, करोल बाग की मार्केट जाओगे तो इतना कंटेंट वहाँ भरा रहता है, बुक्स में भी, नोट्स में भी, हैंड रिटन नोट्स में भी। तो बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं और वो फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, यार ये पढ़ लिया, क्या पता उससे क्वेश्चन आ जाए, क्या पता उससे आ जाए। तो मेरी वो स्ट्रेटजी, सारी हम पढ़ नहीं सकते, नामुमकिन है, पढ़ेंगे तो रिटेंशन नहीं होगा। तो मेरा जो मैं वहाँ लिखता था उस समय, लेस इज़ मोर। मेरी लाइब्रेरी में मैंने अपने सामने लिखा हुआ था कि लेस इज़ मोर, मतलब कम ही बहुत ज़्यादा है। कम ही बहुत ज़्यादा है। लेस अगर मैं जब पढ़ता था तो मैं उसको रिवाइज ज़्यादा कर पाता था, वो मेरे थॉट प्रोसेस में वो लिंक हो जा रहा था। नहीं, फिर उस फेज से आप कैसे आउट हुए कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है? फिर जो आपने कम पढ़ा, हाँ। तो जरूर थोड़ा सा उसमें से आएगा। तो इसका बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसके लिए मेरा आंसर ये था, जैसे इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने की और ये भी, मेरे दिमाग में एक सिंपल सा फैक्ट आ गया। मेडिटेशन करने का बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि ऊपर से ना आप इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, भगवान मान लो उनको, खुदा, अल्लाह, जो आप मानते हो, एक बहुत ताकतवर और बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है जो सारी दुनिया को चला रही है। वो आपके माइंड में थॉट डाल देती है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो वहाँ से एक थॉट आ गया कि यार मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा ना उसको। इंटरव्यू में मेरे से वो 20 क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे 5 नहीं आते होंगे, मैं मना कर दूंगा, सर मुझे आता नहीं है। लेकिन जो आता है
उसकी गहराई होनी चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है आपकी, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपका जो मेंस है, प्रीलिम्स है, मैं सोचता था कि कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे रह जाएंगे ना तो रहने देते हैं। 100% मार्क्स नहीं चाहिए मुझे, ना 90 चाहिए ना 80 चाहिए, 50% मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो 50% अगर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 50% मैं करूँगा, एक पेरेटो प्रिंसिपल है, वो कहता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट कम फ्रॉम द 20% ऑफ द एफर्ट्स। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया कि 20% नोट्स इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने धीरे धीरे उसको और डाइल्यूट कर दिया कि मैं एक चीज़ पढ़ूंगा ना, उसमें से सिर्फ 10% डाटा लूंगा। बुक्स तो छोड़ दो आप, बुक्स तो मैं ही पढ़ूंगा, लेकिन जो बुक पढ़ूंगा उसका भी मैं 10% ही पढ़ूंगा। तो मैं धीरे धीरे सिलेक्टिव होता चला गया। इसीलिए मैंने लिखा लेस इज मोर। जब मैंने कम पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मेरे माइंड में वो चीज़ें अपने आप लिंक बनाने लगी, नेटवर्क बन गया। तो जो चीज़ मुझे नहीं भी आती थी उनके भी आंसर अपने आप निकलने लगे एलिमिनेशन से। एलिमिनेट करना आ गया आपको? एलिमिनेट करना आ गया। और मुझे मेरा माइंड जो है ना, क्योंकि आंसर राइटिंग क्या है, आपकी स्किल है, आइडियाज़ है आपके। तो आप जब कम पढ़ते हो तो आप ज़्यादा उसको गहराई तक जाते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो ज़्यादा डीप होती है, जो आपको एक अच्छा और मैच्योर ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक अवेयर सिटीजन बनाता है, जो एग्ज़ाम मांगता है। तो मतलब आपकी जो सफलता का राज लेस इज मोर था। लेस इज मोर वो आपने सीख लिया था। सीख लिया। और अभी आजकल जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई नॉर्मल एग्जाम्स की भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो कोई तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो प्रैक्टिकल एडवाइस आपके मन में क्या है? देखो, आजकल बच्चे ना शॉर्टकट बड़ा ढूंढते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। यूट्यूब पे दिनों रात दिन वीडियो देखते हैं कि कोई ऐसी आइडिया आएगा, ऐसी कोई बात आएगी और मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, और हार्ड वर्क से बचते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यूथ के लिए, 16-17 साल के बच्चे से लेकर 30 साल तक के बच्चे के लिए हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे आप उठो। अगर आप सुबह उठने वाले मॉर्निंग पर्सन हो आप, अगर आप इवनिंग पर्सन हो तो आप लेट तक पढ़ो, लेकिन दिन में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ने की आदत डालो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। 15-18 घंटे पढ़ना, लगातार पढ़ने के बीच में जो एक मोटिवेशन रहता है लगातार पढ़ने का, वो कैसे रखें फिर वो? हाँ, अब एक तो जो है एक्शन जो होता है ना, वही मोटिवेशन का कारण बन जाता है। जैसे आप जिम जाओगे या रनिंग करने जाओगे, कुछ दिन आप जाओगे ना तो उससे आप साइकिल में घूम जाता है, फिर आपका अपने आप से मन करता है, मोटिवेशन आता है। वैसे ही अगर आप 15-15 घंटे पढ़ते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, तो कल के लिए मेरा जोश और बढ़ जाएगा। तो एक तो यही अपने आप में मोटिवेशन है। इसकी आदत कैसे डालें? आदत कैसे डालें कि आप, एक मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं, मैंने सुना था, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं कि अगर आप किसी भी काम को लगातार 15-16 दिन करोगे ना, 14 दिन करोगे, तो आपकी एक आदत बन जाती है। हाँ, वो 21 डेज की बोलते हैं कुछ लोग इसको, किसी ने 14 दिन की, 28 दिन बोल देता है। तो सीधी सी बात ये है कि पहले तो आपको वो करना कैसे 15 दिन भी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रीजन क्या है। जैसे मेरा रीजन क्या था, भाई मुझे पता लगा मेरे अंदर सुपर पावर है, मेरे सारे टीचर तारीफ कर रहे हैं, अब इस सुपर पावर का यूज कैसे करूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तो एक तो मेरा वहाँ से मोटिवेशन हुआ। मेरे फ्रेंड सर्कल ने, जो मैंने मेहनत की उसका मुझे रिवार्ड मिला, लक मान लो, या उन्होंने देखा कि ये लड़का इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वहाँ जो आप कोई अच्छा काम आप जब करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करोगे तो मोटिवेट हो गई। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है, आपको अपना वाई, कि भाई कोई काम आपको क्यों करना है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्यों करना है। तो सरकारी एग्जाम की, जैसे कोई बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसके इकोनॉमिकल, उसके हालात, सोशल हालात पुअर है, तो उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा ना, दिल से महसूस करना पड़ेगा। एक है कि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, दोस्त फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ ले यार, तो कुछ कर ले, तो उसका तो मोटिवेशन है ही नहीं बच्चे का, वो तो जीरो है। जो बच्चा अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहता है या जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अब उनकी बात करते हैं जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, उनके लिए समाधान है बुक्स। तो मैं बच्चों को सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं, मोटिवेशनल बुक्स जो होती हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। मेरे जो वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालता हूँ कभी, या लाइव सेशंस लेता हूँ बच्चों के साथ, तो मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि भाई आप बुक्स पढ़ो। कोई है जो आप बुक्स सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो वो तैयारी कर रहे हैं उसमें हेल्प करे,
मतलब जो मेडिटेशन, जैसे आपने बताया था, मैं एक बुक पढ़ता था वो लेस इज मोर वाली, और इस तरह की कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आजकल बच्चे पढ़ सकते हैं साथ में। देखो ऐसी बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। जैसे मैंने रोबिन शर्मा की बुक आपको बताई, तो उनकी एक बुक है द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, वो भी काफ़ी इफेक्टिव बुक है। एक राइटर है मैकग्रेगन, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। उनकी दो बुक है, एक है एसेंशियलिज्म, एक है एफर्टलेस। ये दो बुक ना काफ़ी इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो उनको पढ़ते हैं तो। इंडियन कोई पढ़ना चाहते हो अगर, तो शिव खेड़ा की बुक है, पावर ऑफ फोकस है एक बुक है। तो बुक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी है सर। कोई भी बुक उठा, मेरे माइंड में एक चीज़ और आ रही है, बहुत सारी जो ये किताबें होती हैं इंग्लिश में होती हैं, बहुत सारी हिंदी में होती हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इंग्लिश को आजकल। और किसी को कुछ समझ आता है, जैसे मेरे को हिंदी की बुक पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और मैं दिमाग में भी हिंदी वाला ही जो ज्ञान है नॉलेज वो रहती है। इंग्लिश वाली पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहती कि हमें कहाँ इसको यूज़ करना है, कहाँ हम इसको हमारे जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताओ कि हिंदी वाली बुक पढ़नी चाहिए या फिर इंग्लिश वाली? देखो, मदर टंग में जो बुक पढ़ेगा ना, तो कम एफर्ट के साथ ज़्यादा लर्निंग होगी। हाँ, तो हमेशा हमें वो लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए जो आपकी मदर टंग है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो। अपने आपको फोर्स नहीं करना है कि भाई इंग्लिश में पढ़ूंगा तो ज़्यादा कुछ लर्निंग आएगी, नहीं। जो आपको सूट करती है ना, आजकल तो अमेजॉन किंडल पे सारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हर बुक जो है, अच्छी बुक जो है, वो कई लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है, नॉट ओनली हिंदी। आजकल तो एक लैंग्वेज और चल पड़ी है, इंग्लिश। अभी इंग्लिश में नहीं आई बुक, इंग्लिश में बुक नहीं आई है, लेकिन एआई से तो वो निकल जाता है। अगर हम एआई से निकलवाए ना, इसको हिंदी का इंग्लिश बना देगा और इंग्लिश का भी इंग्लिश बना देगा। तो वही हम बातें कर रहे थे, जैसे आप भी बुक लिख रहे हो, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले वही जो हम बच्चों की मोटिवेशन की बात कर रहे थे, बुक्स की बात कर रहे थे, उसी पे हम बातें करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक तो मोटिवेशन है, आप अच्छे काम अगर करोगे ना, आप अगर 9th 10th के बच्चे हो, 11th 12th के बच्चे हो, आप मन लगा के पढ़ाई करो, आपके टीचर्स ही आपके भगवान बन जाएंगे। कोई आपको आगे सलाह देगा अच्छी, यार ये काम कर ले। यूट्यूब पे आप टाइम मत वेस्ट करो। यूट्यूब पे जो कोई अच्छे पॉडकास्ट या कोई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो है, उसको आप सेव कर लो, उसको देखो। सोशल मीडिया से बचो आप, और कोई बुक्स पढ़ो। और हाँ बोलिए। बस ठीक है। मेडिटेशन मैं बोलना चाह रहा था कि मेडिटेशन भी एक अच्छा माध्यम है मोटिवेशन पाने का। बिल्कुल। आजकल क्या है, 9th और 10th जो 12th के बीच के स्टूडेंट हैं, उनको करियर अपना चूज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अगर हम सर्च भी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जो 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 9th 10th के बाद क्या लें कि हमें नेक्स्ट हमारा फ्यूचर बनाने में हेल्प करे, उसके लिए आप क्या सजेशन करना चाहोगे बच्चों को? देखो, ये एक ऐसी एज है ना, बच्चों को खुद ही नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में उनका पैशन क्या है। तो ऐसे में माँ बाप की सलाह लेके बच्चे आगे बढ़ते हैं। कुछ के पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियर बन जाओ, कुछ के पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बन जाओ। तो उनकी बात, लेकिन जरूरी नहीं है कि माँ बाप की हर एक बात ही ठीक हो। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप उनकी बात को मान लो, अगर आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं है या खुद का कोई पैशन नहीं है, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन आ गया कि भाई मुझे आर्टिस्ट बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, उनको समझाओ कि भाई मैं जीवन भर जो है दुखी नहीं रहना चाहता, मुझे नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग नहीं करनी ना, मुझे मैथ समझ में आता है, मुझे तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे तो एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है। तो आपको अपने माँ बाप को समझाना पड़ेगा, और आजकल के माँ बाप को भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को, अब 3 इडियट मूवी को देख लो, कितनी अच्छी मूवी बनाई है। उसका मकसद क्या है? यही मकसद है ना कि बच्चों को जीने दो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। आप उनकी हेल्प करो, सपोर्ट करो। जैसे मेरे पापा ने मुझे कहा कि यार तुमने डिग्री कर ली है, अब तू मास्टर्स कर ले। मुझे फोर्स भी किया 1 साल के लिए, मुझे भेजा पीजी, पर मैंने फिर उनको बड़े प्यार से समझा दिया कि भाई मैं तो भूखा मर लूँगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो रह लूँगा, पर मुझे ना तो टीचर बनना है, मुझे बनना है IAS, और मैं तो इसकी तैयारी करूँगा, और जब तक मेरे अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते मैं यही करूँगा। तो मैं डिग्री को बीच में छोड़ के आया, पर वो कहने की ताकत लेट आई। मैं बच्चों को यही, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ कि बच्चों को मैं सिखा सकूँ, पेरेंट्स को बता सकूँ कि आपके बच्चे का जो हुनर है ना, उस पर आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो, उसको बांधो मत। कई बार क्या होता है, मान लो बच्चे का कुछ ऐसा हुनर है जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है परिवार से, और वो माँ बाप के पास ना हो, तो उस समय एक हेजिटेशन होती है
यस और नो की, बच्चे की भी और माँ बाप की भी, तो उससे कैसे हैंडल होगा? हमेशा हर चीज़ का अल्टरनेट होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अल्टरनेटिव ना अवेलेबल हो। अगर कोई बहुत महंगा गेम अगर आप खेलना चाहते हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप पहले छोटे लेवल पे सीखो, अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल को बढ़ाओ, फिर आप अप्लाई करो स्कॉलरशिप्स के लिए। इंडिया में नहीं मिलेगी तो बाहर मिलेगी। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव है। कुछ बच्चे बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मोबाइल से रील बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े हस्ती बन गए आज, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो आए। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ को सच्ची शिद्दत से अगर चाहो ना, तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब हर चीज के ऑप्शन अवेलेबल है। हर चीज़ के ऑप्शन अवेलेबल है। बात जैसे आजकल बच्चे क्या है, 12th से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो चाहे साथ में कुछ और कोर्स भी करें, तब भी यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो। एक बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। हाँ, काफी बच्चे, मैंने रिसर्च भी किया और पूछा भी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में ना मात खा जाते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? देखो आप है ना, अगर बहुत लोगों की सलाह लोगे तो गलती कर लोगे। अपन बड़े दिल की सुनो। मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि पबेड ले लेना, और मेरे एक बहुत खास दोस्त है, उसको भी किसी ने ये सलाह दी, वो भी वेटरनरी डॉक्टर है, उसने पबेड ले लिया। क्या और सब्जेक्ट का नाम लिया? पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। और मैंने ले रखा था वेटरनरी साइंस। उसने मेरे नंबर देखे, वो चौंक गया। उसने कहा कि यार मैं तो जो है गलती कर दी मैंने कहा तो अब सुधार ले। तो फिर उसने वेटरनरी साइंस लिया, काफ़ी अच्छा स्कोर किया उसने वेटरनरी साइंस के अंदर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से उनका। तो अब उनको किसी ने गलत सलाह दी कि वेटरनरी साइंस ऑप्शनल अच्छा नहीं है। मुझे भी वही सलाह मिली, पर मेरा खुद पे इतना कन्विक्शन था कि नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ वो सब्जेक्ट। भाई, अच्छा है कि नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। तो सबसे पहला है कि आपको अच्छा, आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में है या नहीं है। पहली चीज़ तो वो है। कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, किसी सब्जेक्ट का ट्रेंड नहीं होता। अगर आप कि उस सब्जेक्ट को चुनते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको दिल से चुनना है, बजाय कि ट्रेंड से चुनना है। ओके, जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की, हमने उनकी मोटिवेशन की बात की। जैसे आप भी किस चीज से मोटिवेशन आया था? भाई बुक्स पढ़ने से, मेडिटेशन करने से। आजकल जो जॉब करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं लड़के, उनके लिए भी मोटिवेशन को जो है जारी रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मान लो कोई एक ए टाइप की जॉब कर रहा है, तो उसके सामने रील आती है कि भाई ये हो जाता, ठीक हो जाता, ये होता, ऑप्शन अवेलेबल है। तो उनके लिए मतलब उन चीजों के लिए मोटिवेशन कैसे काम करेगा उन बंदों के लिए? देखो, एक कंसेप्ट है जिसपे मैं बुक लिख रहा हूँ, वो है पावर ऑफ लेस। हम आज के दिन इतने ज़्यादा चीज़ों से, इतने ज़्यादा कंटेंट से, इतने ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं ना चारों तरफ, कि हम सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी बच्चा जॉब के साथ अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो पहले तो उसको सारे की सारी सोशल मीडिया की ऐप जो है वो डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो कभी उसको मोटिवेशन आएगा, कभी वो डिमोटिवेटेड होगा, कभी डिप्रेशन में जाएगा, कभी एंजाइटी अटैक आएंगे उसको। तो पहले तो मुक्ति पाओ सोशल मीडिया से, बिल्कुल इसको डिलीट कर दो। फिर एक चीज और है ना सर, आजकल यूट्यूब एक सोशल मीडिया है। हाँ, लेकिन वहां पढ़ने के संसाधन बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जो हमें डेली इनसाइट्स चाहिए, जो आजकल घट रहा है, वो भी हमें फोन पे मिलता है। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि यूपीएससी के बच्चों को डेली की इनसाइट्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए न्यूज़पेपर सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है। और यूट्यूब पे जो आप बात कर रहे हो, वो प्लेलिस्ट को आप डाउनलोड कर लो और मोबाइल डाटा को ऑफ रखो। व्हाट्सएप को तो बिल्कुल बंद कर दो, व्हाट्सएप को तो डिलीट कर दो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप को तो यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो व्हाट्सएप की वजह से क्या है, वो आपके मोबाइल डाटा सारा दिन ऑन रहता है, सारा दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। एक कंसेप्ट है डीप वर्क का। डीप वर्क, जब आप 3-4 घंटे किसी एक्टिविटी में खो जाते हो ना, तो एक फ्लो बन जाता है, वो एक मेडिटेशन की स्टेज आती है, जिससे आपको इतनी ज़्यादा इंसाइट और इतनी नॉलेज आपकी इन्हांस होती है उस समय में, जो भी आप काम करते हो। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई, लेकिन वो डीप फ्लो वो सब मिस हो गया हमारे समाज से। क्यों? हर समय टिन टिन, अभी व्हाट्सएप, अभी टेलीग्राम, अभी इंस्टाग्राम, कभी ना कभी हर 5 मिनट में आपका मोबाइल जो है बजता रहेगा।
तो मैं हमेशा डिस्ट्रैक्शन होती है उससे। हमेशा जो बच्चों को सलाह देता हूँ कि मोबाइल, ये तो सिंपल मोबाइल रख लो, ये एक्सक्यूज़ है कि हमें लर्निंग यूट्यूब से होगी। यार कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो यूट्यूब की जरूरत नहीं है। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है तो यूट्यूब पे अगर आपको टीचर है तो उसके पर्टिकुलर कोर्सेज भी होंगे, अनअकैडमी जैसे है, और वेटनरी ऑप्शनल के लिए वाइज IAS जैसे है, तो आप वहाँ से पढ़ लो ना। तो यूट्यूब की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यूट्यूब पे आप काम की चीज़ देखने जाओगे और जो काम की चीज़ नहीं है वो देख लोगे, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव थंबनेल होते हैं, इतने अट्रैक्टिव टाइटल होते हैं कि आपका मन ना भी कर रहा होगा ना तो भी आप देखोगे। क्लिक करोगे। आप एक बात को समझो कि ये जो जिन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं वो कितने महान साइकोलॉजिस्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। वो उन्होंने हुक बनाए हुए हैं कि इनकी ऐप या इनके प्लेटफॉर्म जब चलेंगे, जब आप उन पर विजिट करोगे तो इन्होंने इसी चीज़ पे इतनी रिसर्च करी है कि लोग कब आएंगे, कैसे उनको बुलाना है। अगर ये नहीं आएंगे लोग उस पर, आजकल तो ट्रेंड एल्गोरिथम भी चेंज होता जा रहा है। आपकी मन मर्जी की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं ताकि आप उसी में खोए रहो, और इसका आपकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको डीप वर्क या UPSC की तैयारी एक बहुत डेडिकेटेड और एक लॉन्ग पेशेंस और परसिवरेंस के साथ किया जाने वाला काम है। अगर आपको इसमें सफल होना है ना तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा, और डीप तभी कर पाओगे जब आप इस डिस्ट्रैक्शन से, इससे आप खुद को मुक्त कर पाओगे, और उसके लिए जरूरी है इनको डिलीट करना। मैं बिल्कुल इसमें एक्सट्रीम डिसीजन के लिए बोलता हूँ कि या तो मोबाइल को डाउनग्रेड कर दो, सिंपल मोबाइल रखो, या इन सारी ऐप्स को डिलीट कर दो और अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे रखो जब आप पढ़ाई करते हो। अगर आप वर्किंग क्लास हो, आप जॉब है आपकी, तो सुबह 5 बजे आप उठो, 5 से 8 अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखो या एरोप्लेन मोड पे रखो, दूसरे रूम में पटक के आओ इसको, और फिर आप पढ़ाई करो। दिन में आप वीडियो सुनो जब भी आपको अपने काम के दौरान टाइम मिलता है, और शाम को फिर 3 घंटे की एक्टिविटी निकालो डीप वर्क वाली। तो 6 घंटे तो आपके डीप वर्क हो गए, और दिन में आपने रिवाइज कर लिया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली, जो सुबह पढ़ा था, जो शाम को पढ़ा था। तो इसके साथ आप अपनी जॉब को और अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकते हो। बिल्कुल, ये काफी अच्छी जो आपने बताई चीजें हैं कि आप डीप वर्क करो। एक डीप वर्क बहुत अच्छा शब्द निकला है यहाँ से। आप लाइव सेशन की बातें कर रहे थे बीच में, आप लाइव सेशन में क्या करते हो? लाइव सेशंस में बच्चों के डाउट लेता हूँ मैं। छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनके, पर जब कोई अथॉरिटी या कोई इंसान जो सिलेक्शन पा चुका है वो जब उनको बताता है ना तो उनको अश्योरेंस मिलता है। पता उनको भी होता है कि कब पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बट जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनको अश्योरेंस मिलता है। तो मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशंस लेता रहता हूँ बच्चों के साथ, जिससे उनकी जो भी डाउट्स होते हैं मैं उनको दूर करता हूँ। ओके, लाइव सेशन आप कहाँ लेते हो? यूट्यूब के ऊपर लेता हूँ मैं, और एक मेरी वेबसाइट पे डॉक्टर अमन बिस्लाक से, वहाँ जाके बच्चे 1-to-1 सेशन जो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी बुक कर सकते हैं। हाँ, तो वो मेरे से फिर पर्सनली ओवर कॉल या ओवर जूम हम एक 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का सेशन लेते हैं उसके साथ, और जो बच्चे के डाउट होते हैं मैं उनको दूर करता हूँ। ये क्यों करते हो? क्योंकि मेरे को इसमें ना संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैंने जब IAS का सपना देखा, UPSC की तैयारी की, तो IAS का सपना था। तो वहाँ मुझे लगता था कि मैं लोगों की लाइफ में बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट डालूंगा, और जो हमारी सर्विस है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है उसमें। हाँ, अभी जो आपकी अभी उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, और बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाया हुआ नहीं, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी बताए हुए, जब वो IAS IPS बनते हैं ना, और वो जब थैंक्स बोलते हैं तो लाइफ का मीनिंग जो है ना वो मीनिंगफुल लाइफ लगती है, पर्पसफुल लगती है कि यार मैंने कोई अच्छा काम किया। कोई बहुत बच्चे ऐसे हैं। एक लड़का है शुभम है, वो IPS बना, तो वो मेरे साथ तैयारी मतलब करता था। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं उसका मेंटर बन गया। तो उसने कुछ उसके डाउट्स जो थे वो मैंने उसको मतलब रेगुलर टच में रहा मेरे, तो कुछ डाउट्स जो उनके थे मैंने उनको दूर किया। तो उसका सिलेक्शन जब हुआ तो उसने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि सर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा आपकी स्ट्रेटेजी का मेरे सिलेक्शन में। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे IAS बने, कोई IRS बना, जो बाद में मेरे साथ जुड़े। मतलब जब मैंने मेरा सिलेक्शन पा लिया तो मैंने वाइज IAS स्टार्ट की, जिसमें मैं वेटनरी ऑप्शनल की प्रिपरेशन के बारे में बच्चों को गाइडेंस देता था। हाँ, मैंने सर्च किया जब आपके बारे में, तो वो यूट्यूब का लिंक निकला है। हाँ, वाइज IAS का। तो वो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेरा इनिशिएटिव था जहाँ मैं स्ट्रेटेजी के बारे में बच्चों को गाइड करता था। फिर धीरे धीरे बच्चों की डिमांड आने लगी कि हमें पेड कोर्सेज चाहिए, कि हमें पूरा डेडिकेटेड पूरा कोर्स आप कराओ,
अब जॉब के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर छोटा भाई है डॉक्टर अंकेश बिस्ला, तो उन्होंने फिर ये कमान संभाली। फिर उन्होंने बच्चों के लिए पूरे कोर्सेज बनाए। फिर वेटनरी ऑप्शनल के साथ साथ जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी उन्होंने बनाए। हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ 200 बच्चों के करीब सिलेक्शन हुए, 180 उनके स्टूडेंट रहे। तो उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि सिलेबस जो वेटनरी ऑप्शनल का था ना यूपीएससी वाला, सेम सिलेबस हरियाणा में आ गया। तो वो वहाँ वो पढ़ाते थे, तो सेम चीज़ उन्होंने यहाँ भी पढ़ा दी। तो फिर वो धीरे धीरे मैं YJI से फिर दूर हट गया, क्योंकि वो फिर एक अलग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन गया। तो फिर मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर मैं डॉक्टर अमन बिस्ला की वेबसाइट से, अपने यूट्यूब चैनल से बच्चों के साथ कनेक्ट करता हूँ और उनको उनके डाउट्स दूर करता हूँ। हाँ, फ्री में, क्योंकि उसका जो खुशी मिलती है ना वो बहुत वैल्यूएबल है। तो उसमें ट्रैफिक को मैनेज कैसे करते हैं? जैसे भाई एक बार में 15 से 20 को चाहिए, 50 को चाहिए, 100 को चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि बहुत सारे डाउट तो जेनरिक होते हैं, तो वो तो यूट्यूब के लाइव सेशंस में मैं एड्रेस करता हूँ। और मैंने एक वीक में 3 सेशंस में लेता हूँ, तो स्लॉट दे रखे हैं। तो वो वेबसाइट पर जाके वहाँ बच्चे वो स्लॉट बुक कर लेते हैं। तो जो स्लॉट बुक कर पाता है, पहले आओ पहले पाओ, तो उनको फिर 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है। ठीक है। एक आपकी बुक के बारे में बड़ी चर्चा है, पावर ऑफ लेस आप बुक लिख रहे हो, वो मतलब ये आइडिया कहाँ से आया? ये बुक का मीनिंग बताओ, जो आपने चैप्टर इसका टाइटल रखा है, टाइटल के अंदर बहुत कुछ छिपा है। हाँ, तो आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा कंटेंट था मार्केट के अंदर, फिर यूट्यूब आ गई, इस पर इतना कंटेंट बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ अपनी स्ट्रेटजी मेरी थी कि मेरी सफलता मुझे क्यों मिली, क्योंकि मैंने लेस पे फोकस किया, लेस इज़ मोर। तो फिर वो लेस जो था ना, जिसने मुझे कामयाब बनाया, उस लेस को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार ये लेस जो है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो पावर ऑफ लेस, तो इसके अंदर मैंने बच्चों को जो तैयारी करते हैं उसके लिए एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है कि लेस कंटेंट, लेस आपके मेंटोर, लेस कोचिंग का मटेरियल, आप उस पर फोकस करो और उसकी डेप्थ में जाओ। इसके साथ साथ मैंने और बहुत सारे चैप्टर लिखे जो आम पब्लिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को लिख रहा था ना, मुझे लगा यार ये तो बहुत और भी चीज़ों में रेलिवेंट है। जैसे कि फिजिकल और मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम जी रहे हैं, हर दिन नया आईफोन, हर साल नया आईफोन आता है, नए मॉडल लॉन्च होते हैं फ़ोनों की, इतने गैजेट्स आते हैं, तो हम नई नई चीज़ें परचेज करते रहते हैं। अमेजोन, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट की वजह से और ईजी हो गया परचेज करना, तो हम अननेसेसरी परचेज करते हैं। और वो आपके सामने आपको जो किसी जरूरी भी नहीं होता, आपको जरूरी फील करा देते हैं। वो भी फील करा देते हैं, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। वो आपको इस तरह से पिच करते हैं, सेल्स पिच, दिन रात एक दिन में आप 5000 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हो, और जब आप देखोगे तो आपको मन भी करेगा। तो फिजिकल चीज़ें हमारे जीवन में इतनी हो गई हैं। तो मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल लिखा कि गांधी जी इतने महान क्यों हैं, तो उनका जीवन आप देखोगे तो कितना उनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, कितनी कम चीज़ों के साथ अपना जीवन यापन उन्होंने किया। तो फिर एक चैप्टर मैंने इस बात पे लिखा कि हमें जो इतनी ज़्यादा, अब कुछ लोगों के पास वार्डरोब में इतने कपड़े होते हैं, 10 मिनट के तो कन्फ्यूजन इसी बात के रहते हैं कि क्या पहनूं। वो 10 मिनट और वेस्ट भी करते हैं और आपको स्ट्रेस में डाल देते हैं सुबह ही कि यार सिलेक्ट करने में, क्योंकि जब चॉइसेस ज़्यादा होती है ना तो स्ट्रेस आता है। जूते कौन से पहनूं, खाना क्या खाऊं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे ही रिलेशनशिप, आपका मोबाइल उठाओ, उसमें कम से कम भी 500 से 1000 कॉन्टैक्ट्स होंगे। जिस भीड़ में हम अपने अच्छे दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम सच में कनेक्ट करके फील अच्छा गुड करते थे, या रिलेटिव्स के साथ हम बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतनी भीड़ में जो है कोहिनूर खो गया है। तो एक चैप्टर मैंने इस पर लिखा कि रिलेशंस की मीनिंगफुल रिलेशन ढूंढो। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। किसी पुराने अच्छे दोस्त के साथ 10 मिनट फ़ोन पे बात करो, जितनी खुशी आपको मूवी देख के या अननेसेसरी परचेज करके नहीं मिलेगी, 10 मिनट आपको दोस्त से बात करके मिल जाएगी। उसी प्रकार डिजिटल चीज़ें आप देख लो, सोशल मीडिया के अलावा हमारे मोबाइल में इतनी मोबाइल में ऐप्स हो गई है ना, हर चीज़ की तो ऐप बन गई है। अभी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मैं पिछले 10 दिन से बीमार था, और बीमार आदमी क्या आता है कि उसको बोलती है आप रेस्ट करो, आप सो रहे हो, आप लेट रहे हो। बुखार में क्या तो लेट ही सकता है आदमी, तो फोन देख के भी थक जाता है, वो टीवी देख के भी थक जाता है, और फिर उसको इतना लोनलेस फील होता है कि वो उससे बाहर आने के लिए मसलता है कि मैं बाहर कैसे जाऊं। क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, आपने बताया ओवर कंजप्शन होगी,
फोन की भी और कंजप्शन होगी, टीवी की भी और कंजप्शन होगी, आप अखबार पूरा पढ़ के छान मारोगे फिर उसमें क्या निकलेगा। तो ऐसे ही मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज से कि जब मैं उस चीज से बाहर आया तो 10 दिन के बाद मेरे कोई 2 दोस्त आए घर पे, उनसे मैं 4 घंटे मैंने बात की, तो उस चीज ने बहुत सुकून दिया। ये चीज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब मैं रात को नेटफ्लिक्स चला लेता हूँ, तो नेटफ्लिक्स पे मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है कि मैं कौन सी मूवी देखूँ, या मैं नेटफ्लिक्स देखूँ, या मैं हॉटस्टार देखूँ, या अमेजन प्राइम देखूँ। और अब तो जी और पता नहीं कितने हो गए हैं, जियो का भी आ गया है। एक बहाना तो आपके पास ये होगा नहीं कि भाई इसका तो रिचार्ज नहीं है। नहीं वो ठीक बात है रिचार्ज आपकी। सब तरह से आजकल तो बड़े सस्ते भी हो गए हैं ना, ये बल्क में भी रिचार्ज आप कर पाते हो। लेकिन इसकी वजह से जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमें मूवी देख के हैप्पीनेस मिलने वाली थी, उससे ज़्यादा स्ट्रेस हमने ले लिया चूज़ करने में। तो चॉइस जो है ना वो इतनी ज़्यादा होगी हमारी लाइफ में, जिसने हमारी कोर की हैप्पीनेस को जो है ना ख़त्म कर दिया है। तो शायद मेरी बुक से मैं लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ कि लेस इज़ मोर पावरफुल। तो दैट इज़ व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस टाइटल, पावर ऑफ लेस। तो ये आपने इसका जो आइडिया लिया वो कहाँ से लिया? आइडिया मैंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारा कंटेंट था, तो मैंने कम कंटेंट फोकस किया। और मैं वही चीज़ प्रीच करता हूँ बच्चों को कि कम पढ़ो, 10% पढ़ो बस अपना। तो मैं जब बार बार उस बात को प्रीच करता था बच्चों को अपने सेशंस के अंदर भी, तो सीधी सी बात है कि मेरे को लगा हाँ यार इस पर बुक लिखते हैं कि इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, कि पावर ऑफ लेस। ये कब आ रही है बुक्स? ये हम 1 जनवरी को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, 2026 में। नए साल का 20 को। हाँ। तो मतलब क्या लगता है कहाँ तक ये रीच कर पाएगी वो, जिस तरीके से इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल भरा पड़ा है जो आपको सुकून दे सकता है। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, या फिर आप मतलब जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन तो हर चीज की होगी, तो उसमें से आप कम कहीं चूज कर सकते हो। हाँ मतलब मेरा पर्पज़ है कि जितने भी ज़्यादा लोगों को ये हेल्प कर पाए उतना ही अच्छा है मेरे लिए, समाज के लिए। क्योंकि हम सच में बहुत परेशान हैं। मतलब चॉइस की वजह से डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण ये है ना, चॉइसेस ही है। चॉइस नहीं कर पा रहा। हाँ, क्योंकि दोस्त तो बहुत सारे हैं पर कोई मित्र नहीं है, गहराई नहीं है रिश्तों में, वो खत्म होगी। क्योंकि आपके पास दिन में लिमिटेड टाइम है। अगर आप के 10 दोस्त हैं तो उनको आधा घंटा भी नहीं दे सकते, एक महीने में भी मुश्किल है, क्योंकि और बहुत काम है। मोबाइल से नहीं मुक्ति मिलती, मोबाइल में इतनी मोबाइल ऐप हैं। बुक्स पढ़ने लग जाओ तो इतनी हजारों बुक्स है कि कौन सी बुक पढूं। कोई भी एक पढ़ लो ना यार, सबका सार जो है ना मोर और लेस सेम है। तो एक बुक को अच्छे से पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, उसके लेसन्स को अप्लाई करो, लर्निंग के बाद अप्लाई भी करो। तो जितना आप खुद को लेस की तरफ लेके जाओगे ना, उतना ही फोकस आप कर पाओगे। अब इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। महाभारत में जो है अर्जुन ने क्या मांगा? लेस। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चाहिए, एक मांगा। और उन्होंने क्या मांगा? कर्ण दुर्योधन ने कि मुझे पूरा सेना आप दे दो, पूरी सेना दे दो। तो पावर ऑफ मोर और पावर ऑफ लेस का ये बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि डीपर मीनिंगफुल कनेक्शंस, चाहे वो दोस्त हो, चाहे अच्छी किताब हो एक, या आपका स्टडी मटेरियल हो, या आपके फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई एक काम की चीज़ हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि आप बहुत सारे दोस्त बनाओ, बहुत सारी किताबें ला के रख दो आप। तो इसलिए ये बड़ा ये भी एक मैनेज, हम इस बात को मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। लो आप क्वालिटी का कुछ एक चूज कर लो, क्वांटिटी से ज्यादा वो आपको काम देगा। बिल्कुल देगा। इसमें आपकी एक बुक की और चर्चा थी, विजडम ऑफ नॉलेज। हाँ, विजडम ऑफ एजेस पे भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कि मैंने जैसे बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा। हमारे यूपीएससी के दौरान है ना, एथिक्स का एक पेपर होता है, तो उसमें फिलोसफर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे महात्मा बुद्ध हैं, जैसे प्लेटो हैं, सोक्रेटिस हैं, तो ये बहुत सारे हैं, इनको मैंने बहुत पढ़ा। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी बुक लिखता हूँ जो इन सब का सार हो, इनकी लाइफ की जो लर्निंग है, मोरल एजुकेशन जो इनकी है, उसके बारे में हर एक 25 फिलोसफर मैंने छाटे हुए हैं। इनके मैं मतलब 2-2 पेज के चैप्टर लिख रहा हूँ ताकि इनकी लर्निंग्स को मैं बहुत इजीली दे सकूँ बच्चों तक।
इसमें जो आपने चेक किया, मैंने जिस तरीके से इसके अंदर रिसर्च किया आपकी विजडम माई बुक के अंदर, जस्टिस और इक्वालिटी, बहुत सारे फिलोसफर्सों ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो आपके अकॉर्डिंग इनकी सिर्फ बातें होती हैं या ये एक्चुअल में भी चीजें हैं? देखो, जस्टिस जो है ना, न्याय, वो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा 2 साल का बच्चा, वो भी इस चीज को समझता है। जैसे मेरे बेटा है मेरा, उसको उसके साथ मैं कुछ गलत करूं, उसको मैंने कोई प्रॉमिस किया और वो फुलफिल ना मैं करूं, वो बुरा मानता है, वो समझता है। या घर में 2 बच्चे हैं, एक बहन एक भाई है, ये 2 भाई हैं, एक को कोई चीज दे दी और दूसरे को नहीं दी, बच्चा बुरा मानता है। तो न्याय इतनी डेलिकेट और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको छोटा सा बच्चा भी समझता है। तो इक्वालिटी न्याय का एक छोटा सा पार्ट है कि भाई इक्वालिटी, हमारे सभी इंसानों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। जैसे कास्ट सिस्टम है हमारे देश में, तो ये अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है पूरी दुनिया में कि कैसे अन्याय भारत की संस्कृति में कैसे फैला हुआ है कि जन्म के आधार पे ही आपने आदमी को शूद्र बना दिया, अछूत बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया, जिसको ज्ञान कुछ भी नहीं है फिर भी उसको महान बता दिया। और एक विद्वान है, अम्बेडकर जैसे विद्वान, उनके साथ कितना अन्याय हुआ। तो अन्याय हुआ मतलब कि 2 इक्वल इंसानों के बीच, जन्म से तो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय सब बराबर ही तो हैं यार, लेकिन उनको जो समाज में ट्रीटमेंट अलग अलग मिले, स्कूल में अध्यापक उनके साथ भेदभाव करे, यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो, जॉब लगने में भेदभाव हो, प्राइवेट जॉब में लोग अवॉइड करते हैं, अपनी कास्ट के हिसाब से लोग नौकरी देते हैं। तो ये सब क्या है? ये अन्याय हो रहा है। ये आरक्षण क्यों बनाए गए? मतलब ये तो नाम से ही अनइक्वालिटी दिख रही है। हाँ, अब आरक्षण को समझने से पहले हम इक्वालिटी को समझेंगे। हमारे संविधान में जो है ना, इक्वालिटी को लिखा गया है कि इक्वालिटी अमंग्स इक्वल्स। अगर एक आदमी जिसका पैर कटा हुआ है और एक आदमी जिसका दोनों पैर है, दोनों अगर एक रेस में भागेंगे, दोनों को कहा कि तुम्हें दोनों को 200 मीटर कवर करना है या 400 मीटर कवर करना है, तो आपके नजरिए में ये इक्वालिटी है, ये न्याय है या अन्याय है? अन्याय है ना। अब समझते हैं एक जमींदार का लड़का जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, उसको समाज ने कभी कुछ रोका नहीं टोका नहीं, कोई उसके साथ भेदभाव नहीं हुआ। और एक उसी गांव में एक बच्चा जिसकी कोई जमीन नहीं है, उसके पापा और उसकी मम्मी जो है दिहाड़ी करते हैं, उनके घर भी नहीं है, वो किराए के घर में रहते हैं। कभी वो भूखा सोता है, कभी वो प्यासा सोता है, और उसके बाद उसको स्कूल में भी सामाजिक रूप से उसको प्रताड़ना मिलती है, उसके साथ अन्याय होता है, उसके साथ मिसबिहेवियर होता है। अब ऐसे दोनों बच्चे जब 12th के बाद कोई एग्जाम देंगे किसी कॉलेज का या नौकरी के लिए एग्जाम देंगे, तो क्या दोनों इक्वल है? बना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक बच्चा जिसके पास सारी सुविधाएं रही हैं, पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल, अच्छे अध्यापक, अच्छे टीचर, अच्छे घर में खाना पीना सब कुछ, और एक बच्चे के साथ ये सारी चीजें मिसिंग है, तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है। तो सुविधाओं के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है, सुविधाओं के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है ना। तो उस बच्चे को इसीलिए आरक्षण दिया गया कि उसके साथ समाज ने अन्याय किया, क्योंकि समाज ने पीढ़ियों ने, आज से नहीं कितनी पीढ़ियों से उनका अन्याय हुआ, सामाजिक उनका बहिष्कार किया गया, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, उनके पास उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, गलत से गलत काम करना पड़ता है। पहले तो आपको पता है कि वो क्या क्या काम करते थे, उनका घर में प्रवेश करना भी मुश्किल होता था। तो उनको समाज ने तो पीड़ित किया है ना, किसी इंडिविजुअल ने तो नहीं किया। अब लोग बोलते हैं कि यार अब तो जो बड़ी जात है या जो अपर कास्ट बोल देते हैं सो कॉल्ड, वो भी मतलब गरीब हो गए हैं। वो गरीब हुए उनकी गलतियों की वजह से। किसी का बेटा अगर शराबी निकल गया या बाप शराबी था, जिसकी वजह से उसने अपनी जमीन बेच दी, वो गरीब हो गया आज के दिन, समाज ने तो कुछ नहीं किया ना उसके साथ, उसके लिए रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। हमारी सरकार ने उसको दे दिया, इकोनॉमिक रिजर्वेशन कुछ हद तक दी है, बट उसको समाज रिजर्वेशन पे क्या है, अगर रिजर्वेशन में कोई कम काबिल आदमी डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बनता है तो समाज को नुकसान होता है उससे। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि भाई 2 लोग हैं, एक के नंबर कम आए, MBBS डॉक्टर है, एक के नंबर ज़्यादा है, और दोनों ही सरकारी डॉक्टर बन गए, उसकी कम नॉलेज है, इसका नुकसान किसको होगा? समाज को होगा। लेकिन ये समाज ने ही तो उसके साथ अन्याय किए।
तो इसको समाज के द्वारा किए हुए अन्याय को ठीक करने के तरीके को आरक्षण कहते हैं। तो जो गलतियां हुई आप उसको इक्वल कर रहे हैं, इसलिए ये न्याय कहलाता है। तो फिर ये जो चीजें ठीक कैसे होंगी आगे जाके? देखो, इसका ठीक होने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर हमारी सरकार हमारे जो प्राइवेट एजुकेशन से बेहतर हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन को कर दे, अगर बच्चों को, जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, उनको अगर बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, क्वालिटी की हेल्थ मिल जाए, उनके माँ बाप को अच्छा रोजगार मिल जाए, तो वो भी लोग समृद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर वो समृद्ध हो जाएंगे तो फिर उनको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप मेरिट के हिसाब से आप कंपटीशन करवाना उनका, क्योंकि उन दोनों बच्चों को फैसिलिटी अच्छी मिली है। तो इसका समाधान हमारे द्वारा टैक्स पेयर्स को टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बना पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो इसका समाधान ऐसे होगा। तो एक चीज और जो आपकी मैंने पावर ऑफ लेस बुक से जो समरी आपने भेजी और मैंने जो पाया उसके अंदर कि आजकल ना जो इंफॉर्मेशन का बोझ बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन के बोझ के अंदर ना मेंटल पीस कहीं खो गई है। वैसे तो ये एक क्वेश्चन मिलता जुलता ही है जो आपने बहुत कुछ बताया हमारे पॉडकास्ट के अंदर, तो फिर भी इसका अच्छे से हम कैसे सेट कर सकते हैं? इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा। आपको जूते लेने हैं तो आप या तो ऑनलाइन लोगे या कि शोरूम पे जाओगे। अब जूतों की कितनी कंपनियां हैं? बहुत ज्यादा। तो आप धक्के खाओगे अगर बाहर जाओगे तो, इस शोरूम पे फिर उस शोरूम पे। एक शोरूम पे भी कितनी वैरायटी है, कितनी वैरायटी है। ऐसे ही आपको अब अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे लोगे तो वहां भी बहुत सारी वैरायटी है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटी सी चीज थी जूते लेना, इसके लिए आपने कितने मेंटल पीस खराब कर ली, कितने घंटे आपने टाइम वेस्ट कर लिया, और फिर भी आपने परचेज तो कर लिया, संतुष्टि जब भी नहीं मिली, आपको खुशी नहीं मिली। आपके मन में ये रहा कि यार वो छोड़ दिया, यार वो रह गया। तो ये जो पावर ऑफ लेस है ना, यही देखो आप, अगर आप चीज़ें लेस हों या आप उसको इंटेंशनली लेस कर दो कि भाई मुझे जूता, सिंपल सा जूता चाहिए, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। आप किसी पहले दुकान पे जाओ, वहाँ जाके आप उसको खरीद लो। ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सप्लोर ही ना करो इंटेंशनली। आप ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारी दुकानें बंद करवा दो या अमेजोन को बोलो कि इतने सारे ऑप्शन मत दो मुझे, बट आप तो चूज कर सकते हो। अमेजोन तो देगा, वो तो आपको तो काम है, वो आपके सामने आएंगे। तो आपको इंटेंशनली चॉइसेस को कम करना पड़ेगा, जिससे आपका मेंटल पीस बना रहेगा। वही है, बस हर चीज के अंदर वो पावर ऑफ लेस वाला फॉर्मूला लागू होता जरूर है। आप कहीं भी चले जाओ। तो आप अपनी जो जॉब रोल है उसके अंदर इसका कैसे प्रयोग करते हो, पावर ऑफ लेस का? पावर ऑफ लेस का प्रयोग ऐसे ही करता हूँ कि मैं जो बहुत ज़्यादा काम होता है उसको मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ कि कौन सा काम मुझे खुद करना है और कौन सा काम मुझे डेलीगेट करना है। क्योंकि हर काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको मैं पावर ऑफ लेस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास रखता हूँ जिनके डिसीजन से बड़ा इम्पैक्ट होता है, और जो चीज़ें मेरे स्टाफ कर सकता है मैं उनको अच्छे से डेलीगेट कर देता हूँ। तो इसका एक तो ये हो गया मेरे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर बात करें। और जैसे अगर बात करें, मैं कभी सर्च ड्यूटी पे जाता हूँ, रेड करते हैं हम ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है कि पुलिस वाले मुझे ज़्यादा मिल जाएं या स्टाफ ज़्यादा मिल जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अच्छे बढ़िया इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर एक तो और 2 पुलिस वाले मिल जाएं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर ज़्यादा मिल जाते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, और जो प्रीमाइसेस होते हैं और जगह जहाँ सर्च चल रही होती है वहाँ भेज देता हूँ, ताकि कम चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, काम भी अच्छे से होता है और जो है रिजल्ट भी आता है। बिल्कुल। एक जो आपने जितने भी फिलोसफर्स को पढ़ा उसको अपनी जो रिलेशनशिप्स के अंदर कैसे आपने वो चीज़ किया कि जो उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं हम अपनी निजी जिंदगी में कैसे हम उनको ला सकते हैं, और आपने अपने रिलेशनशिप में कैसे लाए उनको? महात्मा बुद्ध के 2 जो टीचिंग्स है ना, एक टीचिंग है मध्यम मार्ग वाली, यही चीज़ एरिस्टोटल बोलते हैं गोल्डन मीन। तो दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ना तो बहुत खर्चीले बनो ना बहुत कंजूस बनो, बीच में आओ, गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग। ना तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बेहद चाहो, ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करो, तो बीच का रास्ता मध्यम मार्ग आप चूज करो। जैसे डिपार्टमेंट में हम बिजनेसमैन को कुछ लोग ट्रीट करते हैं कि ये बिल्कुल चोर है, चोरी करते हैं, और कुछ समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छे इंसान है ये। तो दोनों ही एक्सट्रीम बेकार है।
हर तरह के लोग हैं, मिडल पाथ है, उनकी मजबूरियां हैं कुछ, इसलिए उनको थोड़ा सा टैक्स चोरी करना पड़ता है, और वो बहुत अच्छे इंसान है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो आपको जो है चीज़ों को ब्लैक और वाइट में नहीं देखना है, आपको ग्रे में देखना है, बीच में देखना है बीच में देखना है। तो ये मैं काफ़ी कुछ मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और एक महात्मा बुद्ध का एक और टीचिंग है इम्परमानेंस, कि भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर समय हर चीज़ चेंज हो रही है। तो आप किसी भी चीज़ से इतना लगाव मत लगाओ कि आपको जब वो चेंज हो तो आपको दुख आए। बिल्कुल। एक चीज और पढ़ी मैंने, जिस तरीके से हमारी कन्वर्सेशन हुई, यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो एथिक्स पढ़ता है कोई एस्पिरेंट्स, तो वो एथिक्स समाज के साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो वो चीज़, उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि मतलब एक अच्छा इंसान भी बनता है लोग जो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद एस्पिरेंट्स कोई? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एरिस्टोटल को पढ़ा इसमें, जो विजडम ऑफ एजेस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने उनके बारे में चैप्टर लिखा। तो वो कहते हैं कि आपके अंदर मोरल वैल्यूज, वर्च्यूज जो होते हैं वो तब आते हैं जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, अपने आचरण में आप लेके आते हो, बिहेवियर में लेके आते हो, अपने कर्मों में लेके आते हो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो और उसको अप्लाई करो जीवन में। अपने रूटीन जीवन के जो रूटीन के काम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप करुणा को मानते हो, कंपैशन को मानते हो, तो कोई गरीब बच्चा अगर आपको मिल जा रहा है उसकी हेल्प करो ना यार। या कोई टैक्स पेयर ही आपके सामने आ गया, कोई दुखी है, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी से आप काम कर लो ना। 6 बजने के बाद ऑफिस से मत उठो, थोड़ा किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप लंबा बैठ सकते हो, तो जब धीरे धीरे आप ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, तो आपके अंदर वो करुणा जो है, कंपैशन, आपकी कोर वैल्यू बन जाती है। जो हम करते हैं ना बार बार, हम वही बन जाते हैं। क्या एथिक्स सबको पढ़नी चाहिए? एथिक्स हर इंसान को पढ़नी चाहिए। मोरल वैल्यूज एक अच्छा समाज और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रूरल एरियाज में इन चीज़ों की आज भी कमी आपको लगता है? रूरल एरियाज में हमारी दादी, हमारे दादा, नानी, नानियों की कहानियां जो है ना, वो मिसिंग है अब। पहले वो उन कहानियों में ही मोरल स्टोरीज उतनी अच्छी होती थी, इतनी लर्निंग होती थी। अब वो थोड़ा सा हमें उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया, आप अपने जो भी साथ जो फ्री में वो देते हो, आप बच्चों को लाइव ऑन सेशन देते हो, तो आप भी काफ़ी सारी जो एथिक्स अपनी ज़िंदगी में आप ला रहे हो। तो जो हमारे दर्शक हैं वो एथिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं, और जितनी भी मोरल वैल्यूज हैं उनको अपनी ज़िंदगी में कैसे रख सकते हैं, ये बताओ एक बार। देखो, रामायण जो है ना और महाभारत, ये जो ऐसे महान ग्रंथ हैं हमारी संस्कृति में, आप इन ग्रंथों को, इनके ऊपर मूवीज बनी हुई हैं, इनके ऊपर टीवी सीरियल्स हैं, आप इनको देखो। इन कैरेक्टर्स को, राम को, भरत को, लक्ष्मण को, इनके जो वैल्यू सिस्टम है, जो इनके सिद्धांत, अकेले के रामायण के अंदर ही बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यू छिपी हुई है। लर्निंग है। मतलब हम इंडियंस को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा मतलब कलेक्शन है मोरल वैल्यूज का, मोरल कैरेक्टर्स का, जिनको हम देख के जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। महात्मा गांधी को आप सीखो देख के, सुभाष चंद्र बोस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इन सभी लोगों से, भगत सिंह से आप सीखो, क्योंकि मैं कुछ 4 वर्च्यू हैं, 4 मोरल वैल्यूज हैं जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने बताया कि वो बहुत बहुत महान वर्च्यू हैं, और मैं भी काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ। अगर कोई इन 4 को फॉलो करता है तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो उनमें से कुछ की बात अगर हम करें तो एक वर्च्यू है करेज। आप भगत सिंह को आप जब भी देखते हो ना, तो आप करेज को समझ सकते हो कि 23 साल का बच्चा तो शहीद हो गया, और जब उसने क्रांतिकारी जो बना, या उसने भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए जब ठाना, तो कितनी कम उम्र के वो रहे होंगे, और कितना करेज चाहिए अपनी जान को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने के लिए। जब उनको कहा गया या उन्होंने चुना कि मैं बम डालूंगा असेंबली में, तभी पता था कि फांसी होगी, पता था उसको। तो सोचो कितना करेज रहा होगा, और इसी वजह से आज उनको हर बच्चा पूछता है। बहुत रेयरली भगत सिंह के बारे में नेगेटिव बोलने वाला आपको कोई इंसान मिलेगा। तो ये मेरा मतलब, एक करेज एक ऐसी वैल्यू है। जब भी करेज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ला सकते हो, जैसे हम पढ़ते हैं, हम डरते हैं कि यार कहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यही डर है हमारा, बस यही डर है। ये क्या डर है? उन बच्चों के सामने, मतलब भगत सिंह के सामने और लोगों के सामने आप देखो तो क्या डर है ये? तो करेज जो है ना, आपको लाना चाहिए कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कुछ और जीवन के साथ अच्छा कर लेंगे,
पर अभी के लिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना मेहनत करो, इतनी अपने ऊपर निखार दो अपने आप को कि जो है आपको बाद में गिल्ट ना हो, सिकवा ना हो कोई आपको खुद से। बिल्कुल। हाँ, ये करेज है। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, अपनी लाइफ में कोई सक्सेसफुल है या फिर जो वो पाना चाहता है उन्होंने पा लिया है, तो एक डर नाम की चीज़ होती है। अब आपको किसी से डर लगता है अब जो आपकी स्टेज है? डर की तो ऐसा है कि डर अलग अलग फॉर्म में आता है। जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मुझे डर लगता है कि चोट ना लग जाए उसको, कुछ हो ना जाए उसको। आजकल इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं, इतनी तेज बाइक चलाते हैं, घर से बाहर निकलते ही पता लगे कोई मार के चला जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा डर मुझे सताता है, मतलब अगर मैं सच बताऊं तो आज के दौरान, आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा डर यही है? सबसे बड़ा डर मेरे को ये लगता है आज के दिन। फिर कैंसर, बीमारियां इतनी हो रही हैं, पेरेंट्स को लेकर, खुद को लेकर भी डर लगता है कि कोई बीमारी ना निकल जाए, क्योंकि हमारा खाना पीना, हमारा मतलब इन्वायरमेंट इतना पोल्यूशन हो गया है ना, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड है, तो वो डर रहता है कि कोई बीमारी ना आ जाए। तो डर तो हमारे जीवन में रहता जॉब रोल का भी कुछ डर है? जॉब रोल में तो ज़्यादा डर नहीं लगता है मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा बेबाक ऑफिसर हूँ ना, मैं डरता हूँ किसी चीज़ से। लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है थोड़ा बड़ा, तो कि भाई कोई काम गलत हो जाए, कोई चीज़ छूट जाए, उसके बाद दिक्कत ना आ जाए। पॉलिटिकल प्रेशर का भी डर रहता है कुछ? नहीं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ओके। तो अमन सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्शन करके, और शायद हमारी जो कन्वर्सेशन है ये कुछ बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल पाए, और हमने इसी चीज़ के लिए आपको इनवाइट किया था कि ये जो चीज़ें जो हमने कन्वर्सेशन में बातें करी, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और आजकल कहीं ना कहीं ये बातें मिसिंग हैं। तो वो बात अलग है कि ये चीज़ें भी सोशल मीडिया के जरिए ही लोग सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो हाँ, उनको ये है कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच राहुल। तो दोस्तों, इतनी सारी कन्वर्सेशन के अंदर आपको अगर कुछ भी डीपली जानने को मिला हो, कुछ अपने बारे में कुछ जो नॉलेज है, हम डीपर कैसे पढ़ सकते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर कैसे कर सकते हैं, जो पावर ऑफ लेस की बातें हमने करी, उनमें से आप क्या चूज कर सकते हो जो आपके लिए ठीक हो, तो बस इतना सा ये मामला है कि मेरे हर एक पॉडकास्ट के अंदर अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप वैल्यू लेके जाओगे, और अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप उस वैल्यू के बारे में नीचे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।